बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। नहीं तो सर पे एग्जामिनेशन है, बिना इधर उधर किए और जितना भी भेजा भेजी वाला सिस्टम है व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर वगैरह वगैरह, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इत्यादि वगैरह को अभी इंस्टॉल कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, मोबाइल से निकाल दीजिए। सिनेमा में देखना हो उसको बंद कर दीजिए। कुछ बच्चे हैं जो सुतल रहते हैं और सिनेमा देख रहे होते हैं, कहते हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं, गार्जियन को भी ठग रहे हैं। तो ऐसे बच्चों की रिजल्ट में थोड़ी दुविधा नजर आ रही है, नहीं संदेह। तो आइए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं एटम्स 04 को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हम लोग बोर्स का जो पोस्टुलेशन है, जो इसके एजम्पशन है, जो इनका हाइपोथेसिस था, उनको हम लोग कवर किए थे। आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे। बोर्स ने जो बताया है कि जो एटॉमिक मॉडल के बारे में, उस एटॉमिक मॉडल में आते हैं रेडियस, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट। चूंकि उन्होंने कहा है कि एटम में कई ऑर्बिट्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स किसी खास ऑर्बिट में रहते हैं, जो आप पिछले लेक्चर में देखें। यदि नहीं देखें पिछला लेक्चर तो आप जैसे ही आप इसको खोलेंगे वहां पर आएगा मॉडर्न फिजिक्स बाय ए के मेहता, उसको क्लिक करते ही मॉडर्न फिजिक्स आपको पूरा आ जाएंगे और उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, हैशटैग मॉडर्न फिजिक्स बाय ए के मेहता। तो आइए आप सभी का स्वागत है जेएल साइंस मिशन के यूट्यूब चैनल पर। और जानकारी के लिए बता दें, हो सकता है ये लेक्चर थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए देखिए यहाँ कैलकुलेशन काफी ज्यादा है। कहता है कैलकुलेशन, पहला कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, माने सेंटर से, केंद्र से ऑर्बिट की जो दूरी होती है वो कितनी होती है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अगला है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है। और जानकारी के लिए बता दें कि पिछले लेक्चर में बताए थे कि इलेक्ट्रॉन्स की कुल ऊर्जा जो होती है किसी ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उस ऑर्बिट की एनर्जी होती है, इसलिए तो ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। क्लियर। अगला है एनर्जी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू ऑर्बिट्स, किसी भी दो ऑर्बिट्स के, पहला ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, नौवां ऑर्बिट, इनके बीच का ऊर्जा अंतर क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो फटाक से को नोट कर लीजिए और एक नंबर हेडिंग डाल दीजिए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। तो चलिए पहला नंबर हेडिंग दे दिए हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। आइए कुछ इसके एजम्पशन लेते हैं हम लोग, देखते हैं। यहां पर हम लिखेंगे एच वी नो, जो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है, एच वी नो दैट इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में रह सकती है जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो, h/2 पाई का गुणज हो। नहीं तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे mvr इक्वल टू nh/2 पाई, नहीं समीकरण 1। और हम लोग देखे थे कि k z स्क्वायर, या स्क्वायर से कीजिए, mv² बटा r इक्वल टू kze² बाय r², ये देखे थे पिछले लेक्चर में। और इसी को बढ़ा करके आपको बताए थे कि जरा देखिए इसको और क्या कर सकते हैं, यहां से स्क्वायर को इससे हम मार सकते हैं, नहीं मार सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, mv² इक्वल टू kze² बाय r, ये होना है। चलिए इसको क्या लेते हैं, समीकरण 2। इसको क्या कह लेते हैं, समीकरण 2 कर लेते हैं। तो समीकरण 2 कहने से क्या करना है, आगे जो करेंगे हम लोग 9, अब ये हम लोग जानते हैं पहले से। समीकरण 1 के वर्ग कर समीकरण 2 में भाग कर देते हैं, नहीं समीकरण, या ऐसा भी कर भी सकते हैं या ऐसा भी नहीं भी कर सकते हैं, कोई किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो देखिए समीकरण 1 का स्क्वायर, समीकरण 2 भाग समीकरण 1 का स्क्वायर, समीकरण 1 के स्क्वायर करेंगे और 2 में उनसे क्या कर देंगे हम,
भाग कर देंगे। तो भाग करना है किसमें, समीकरण 2 में। तो पहले समीकरण 2 को लिख लें यहाँ पर, पहले किन को लिख लें, समीकरण 2 को। तो mv² बराबर के जेड ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये पूरे में भाग करना है किससे, समीकरण 1 के स्क्वायर से। तो समीकरण 1 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से देखिए इसको सॉल्व करते हैं। mv स्क्वायर बटे m स्क्वायर v स्क्वायर आर स्क्वायर होगा बराबर के जेड ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर गुना जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है सब नीचे, 4 पाई स्क्वायर बटे n स्क्वायर h स्क्वायर होना है। जो मरना है उसको क्या कर दे हम लोग, मार दे। v से v स्क्वायर मरेगा, r से r स्क्वायर मर जाएगा, कुछ मिलने वाला है। आर स्क्वायर कहाँ है यहाँ पर, आर। समीकरण 2 गड़बड़ लिखा गया था, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 का क्या है, स्क्वायर। समझ रहे हैं, ये समीकरण 1 देखिए, आर है, आर स्क्वायर नहीं है, और तो आर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर आर होना है। तो अब देखिए जो मर रहा है तो मार दीजिए, m से m स्क्वायर मरेगा, v स्क्वायर मरेगा, आर स्क्वायर से इधर r मर जाएंगे, और कुछ मरने वाला है नहीं मरने वाला। तो आइए क्या कर लेते हैं, 1 बटा mr बराबर यहां पर कर लीजिए के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बटे n स्क्वायर h स्क्वायर। यही होना, यहां से हमें r निकालना है, तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो यहां से यदि हम r निकालना चाहते हैं, तो यदि यहां से हम r निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजिए, तो n स्क्वायर h स्क्वायर बटे n स्क्वायर h स्क्वायर बटे m तो है ही, और के 4 पाई पर लिख लेते हैं उधर से सीरियली, 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। क्या यही होने वाला है, ये हो गया अपने रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला। अब इसको rn के टर्म में लिखें तो ये n हो जाएगा, ये यहाँ पर जितना होगा उतना यहाँ पर लेंगे। इसको और करके क्या लिख सकते हैं, और में तो rn बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। ये हो जाना है इसका फॉर्मूला। इसको और आगे बढ़ाएंगे और हाइड्रोजन एटम पर इसका एप्लीकेशन करेंगे। लोग चाहे ये लिखिए चाहे n लिखिए, यहाँ पर n का वैल्यू 5वां लेंगे तो ये हो जाएगा 5वां कक्षा की त्रिज्या, यहाँ पर n का वैल्यू 10वां लेंगे तो ये हो जाएंगे 10वीं कक्षा की त्रिज्या। फटाक से इनको आप नोट कर लीजिए, फटाक से कैसे लिखना है, बस सीरियली चलना है, सीरियली चलना है, फटाक से इनको नोट करें आप। तो चलिए इनको नोट कर लिए हैं, नोट कर लिए हैं तो हम इनको रहने दे रहे हैं और यहाँ तक इरेज करेंगे। इसकी भी आवश्यकता है, इसको उसी में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए देखिए, मिटा रहे हैं, फिर से इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए उसमें क्या करते हैं हम, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं। तो अब यहां पर देखिए Rn इक्वल टू जो कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, n वेरिएबल है क्योंकि इसकी 1 2 3 4 5 वैल्यू होती है, h कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, z वेरिएबल है, अलग अलग परमाणु के लिए अलग अलग परमाणु संख्या होगा, और e कांस्टेंट।
तो कांस्टेंट वाला का वेरिएबल वाला कर लेते हैं। तो n स्क्वायर बटा z कर लें गुना h स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर। चलते हैं 4 मिली n स्क्वायर बट्टा z। ये सारे कांस्टेंट को अपन मान लेते हैं क्या है ये a नॉट। तो rn का फार्मूला क्या निकल गया n स्क्वायर बाय z इंटू। अब यहां पर देखिए ये कांस्टेंट को रहने दीजिए, कांस्टेंट का वैल्यू बाद में देखते हैं। rn जो है या r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका n स्क्वायर का। कक्षा की संख्या बढ़ने से त्रिज्या बढ़ती है और परमाणु संख्या बढ़ने से त्रिज्या घटती है। ये है पैरामीटर। अब आइए यहां पर a नॉट की वैल्यू देखिए। तो a नॉट की वैल्यू, तो h की वैल्यू 6.62 into 10 to the power 34 माइनस 34 जूल सेकेंड। पाई की वैल्यू 22 बचा। m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। k की वैल्यू सब कोई जानते हैं 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। E की वैल्यू सब कोई जानते हैं 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। जब इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं तो A बराबर A नॉट का वैल्यू जो आता है वो 0.529 एंगस्ट्रम आता है। 0.529 एंगस्ट्रम आता है ये। ठीक, जब इन सब का वैल्यू रख करके हम यहाँ पर इसका कैलकुलेट करते हैं तो A नॉट का वैल्यू कितना आता है। चलिए अब Rn बराबर n स्क्वायर z इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। अब यहां पर लेते हैं स्पेशल केस 4। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एक फॉर फर्स्ट, इसको कहीं पर कक्षा में लिख लें, आवश्यकता पड़ेगी। Rn इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बट्टा 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे भी हमें। तो यहां पर चलिए कौन सी ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट। तो n इक्वल टू 1 और ये कौन सी एटम, हाइड्रोजन एटम, तो Z इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1, तो Rn के जगह पर क्या लिखें, एक ना, R फर्स्ट। n स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर बट्टा 1 गुना 0.529 एंगस्ट्रम। तो R1 बराबर क्या हो जाना है, ये तो 0.529 एंगस्ट्रम। फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट को हम यहां पर लिख दे रहे हैं, इसको बोर्स ऑर्बिट भी कहते हैं। जो कि कल भी बताए थे कि बोर्स का एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। इसको बोर्स ऑर्बिट कहते हैं। किसको बोर्स ऑर्बिट कहते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एटम। याद रखिए इसको, हाइड्रोजन की पहली कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, बोर्स ऑर्बिट कहते हैं। तो बोर्स ऑर्बिट की त्रिज्या क्या होती है, 0.529 एंगस्ट्रम। याद रखेंगे, ये आया कैसे, यहां से स्पेशल केस। तो n बराबर फर्स्ट, तो यहां भी फर्स्ट, यहां भी फर्स्ट। यदि n 2 होता तो यहां भी 2 होता, यहां भी 2 होता। किसी को तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए। फटाक से नोट कर लें। दूसरा नंबर हम हेडिंग देंगे वेलोसिटी कैलकुलेशन। तो इसको नोट कर लें, हम इरेज कर देंगे इनको। चलिए इनको हम साफ कर दिए। दूसरा नंबर हेडिंग दे दीजिए फटाक से,
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स। दूसरा नंबर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। फिर यहां पर हम दो कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। यहां पर एक Rn हम निकाल करके रखें, इसी को R भी कहते हैं। क्लियर? यहां पर दो कॉन्सेप्ट को अपना पकड़ते हैं और देखते हैं कि एज वी नो दैट कल भी कहे थे कि इस फार्मूला को हमेशा याद रखना, mVr इक्वल टू NH/2। ये जानते हैं, यहां से हमें V निकालना है, NH/mR। समीकरण तो इनको एक कह दिए थे, समीकरण इनको कह दीजिए 2। समीकरण 2 में R का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम किनका मान रखना चाहते हैं? R का मान हम रखना चाहते हैं। R का मान तभी कहते कि इसका काम आएगा, यही है R कैलकुलेट करके। तो क्या हो जाएगा? R का वैल्यू क्या है? n स्क्वायर h स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होता है नीचे वाले से 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ये होना, यहां से n से स्क्वायर मरेगा, h से स्क्वायर मरेगा। ठीक, इसको हम इधर लिख लेते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू जो मर गया सो मर गया, जो रह गया सो रह गया। और क्या मरना है इसको? m से m मरेगा। ठीक, तो v इक्वल टू क्या बच गया ऊपर में? 4 पाई स्क्वायर k z e स्क्वायर बटा n h। ये निकल गया अपन को v। क्या निकल गया? v। अब यहां से कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं, वेरिएबल को अलग कर लेते हैं। z अलग n अलग, मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्वायर k e स्क्वायर बटा h। v बराबर z बाय n, और इनको हम मान लेते हैं v0। ये कांस्टेंट जो है इसको क्या कर लेते हैं? v0 मान लेते हैं। यहां पर देखिए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z, परमाणु संख्या बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ता है इलेक्ट्रॉन, और कक्षा की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी घटता है। ये इनकी पैरामीटर है, याद रखेंगे। यदि z कांस्टेंट है और n बढ़ रहा है तो v घटेगा, यदि z कांस्टेंट है n घट रहा है तो v बढ़ेगा। अब यहाँ पर आइए v0 की यदि हम बात कर लें तो पुनः लिखते हैं क्या? पाई का वैल्यू 22/7, k का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, E इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -9 कूलम, और H इक्वल टू 6.62 into 10 to the power 34 जूल सेकंड। जब इन सब का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं भैया तो v0 कैलकुलेट होकर के आता है 2.18 गुना 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फटाक से इनको आप नोट कर लीजिए, फटाक से, और देखते हैं एक आध और टर्म। चलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत हम मिस्टेक के दौर में जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 पाई नीचे में है, यहाँ पर 2 पाई छूट गया है, तो इसके नीचे क्या होनी चाहिए? 2 पाई। सुधार लेंगे, करना काटना कुछ नहीं। यहाँ पर भी क्या हो जानी है? 2 पाई। तो 2 पाई है तो ये से ये मरेगा, 2 बचेगा, और इस पाई से ये स्क्वायर मर जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? 2, और यहाँ पर हो जाएंगे 5, यहाँ पर हो जाएंगे 2, यहाँ पर हो जाएंगे 5। हाँ ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है।
ठीक, छाप लीजिए। थोड़ा परिवर्तन किया गया है, उनको आप फटाक से नोट कर लीजिए। इनको हम मिटा देंगे और आगे बढ़ाएंगे, इसको देखते हैं क्या। चलिए यहाँ पर भी नॉट निकाल लिए हैं, यहाँ पर भी इक्वल टू देख लेते हैं। तो भी इक्वल टू क्या निकल गया अपन को, Z/n इंटू 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ये आ गया है। तो भी नॉट का वैल्यू भी आ गया। चलिए देखते हैं। 4 फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, चूंकि बोर का क्या है फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू 1, हाइड्रोजन एटम Z इक्वल टू 1, और शायद इसी को हम लोग क्या कहते हैं, याद कीजिए, बोर्स ऑर्बिट। तो बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी कहा जा सकता है इसको। तो v इक्वल टू Z इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो v इक्वल टू क्या हो गया, 2.18 गुना 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इतना होता है। क्लियर, फटाक से इनको आप नोट कर लीजिए, हम इरेज कर देंगे और तीसरा नंबर हेडिंग देंगे। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। फिर वहीं से समीकरण लेंगे, फिर लिखेंगे एज वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, mv²/r इक्वल टू, इतना तो याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कौन सी फार्मूला का हम प्रयोग करने वाले हैं, इतना इक्वल टू kZe²/r²। क्लियर, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से इसको, यहां से ये इसको मार देते हैं। तो mv² इक्वल टू kZe²/r। अब हम क्या करते हैं कि दोनों ओर 1/2 से गुना करते हैं। गुना करने पर तो 1/2 mv² इक्वल टू 1/2 kZe²/r। क्या 1/2, इसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, के ई इक्वल टू 1/2, इसको समीकरण कह लीजिए 1, चूंकि हम यहाँ करेंगे 2, 1/2 के ZE² बटा के बराबर 1/2 के ZE² बचा r। समीकरण कह लीजिए इनको 2। यही 2वां समीकरण जो है, इसको यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़ाते हैं, पर दूसरे से हम लोग काम करेंगे आगे टोटल एनर्जी निकालने में, इसका काम लाने में। पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल नहीं, अभी किसी और का है फिलहाल नहीं, तो इसको क्या कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं ना। तो इसमें थोड़ी r का वैल्यू रख देते हैं नहीं। तो समीकरण 2 में r का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा जी, के इक्वल टू, इस 2 का उपयोग अलग से करेंगे, r का मान kZe² बटा r का मान देखिए वहां से n² h² जो नीचे है सो ऊपर 4π² mkZe² होने वाला है, आने वाला कल, क्या हो रहा, होने वाला है। तो k इक्वल टू, जो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, k² Z² e के पावर 4 मल्टीप्लाई 4π² कुछ बटा नहीं ना, बटा n²
और H। कांस्टेंट को अपन बाहर कर लेते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, यही तो एक तरफ करते रहते हैं, तो क्या हो जाना है, कहीं 2 बचा हुआ नहीं था, 1/2 कहाँ चल गया, फिर से गलती हो रहा था ना, देखा 1/2, यहाँ पर भी 1/2, ये गलती नहीं होनी चाहिए, 1/2 को इधर रहने देते हैं, और क्या बन जाता है अपन को, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू k स्क्वायर e4 पाई e के पार 4 पाई स्क्वायर बटा h स्क्वायर। मेरे हिसाब से इस 1/2 को अंदर भेज दे तो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, अच्छा रहेगा, तो k बराबर ये निकलता है। अब यहां से k का मान रखिए, e का मान रखिए, 4 का मान रखिए, पाई का मान रखिए, h का मान रखिए, तो k बराबर काउंट कर लीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो z स्क्वायर बटा n स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसको इधर कांस्टेंट में दे करके हो जाएगा, ये कांस्टेंट में दे करके हो जाना है, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं के नोट, क्या मान लिया अपन, के नोट, तो के बराबर ये आ गया। सबका जब वैल्यू रखते हैं तो के नोट का वैल्यू आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब भी मापेंगे हम तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज इन पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। तो K इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर देखिए, K इक्वल टू z स्क्वायर n स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनको आप फटाक से नोट कर लीजिए, ये 2 को भी इसी में शामिल कर लिए हैं, फटाक से नोट कर लीजिए। हम इनको क्या कर देंगे, इरेज करेंगे इस तरफ, और यहां से थोड़ा और आगे बढ़ने का चेष्टा करेंगे, पर इस फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है, फटाक से नोट कर लें। यहां से कुछ छूट रहा है यहाँ पर देखिए m का वैल्यू है, यहाँ पर m भी होना मांगता है, यहाँ पर भी क्या होगा, m होना है, पाई स्क्वायर m के नॉट ये अब ठीक है, ये 1/2 इसी के साथ आ गया है, तो m छूट गया था, इसको सुधार करके छाप लिए हैं, फटाक से इनको नोट कर ले, आगे देखते हैं इसी में, और फटाक से नोट कर ले। देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसको और लेकर के, यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर इतना हो गया। फिर लेते हैं कंडीशन, एक चीज यहाँ पर याद रखना, नोट में हम लिख देते हैं कि हमेशा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आगे जो एनर्जी जैसा हो उसके बारे में तो नहीं कह सकते हैं, पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आइए फिर कंडीशन लेते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एटम। देखिए जब एटम नहीं बदले तो Z तो बदलेगा ही नहीं, माने n इक्वल टू 1, बोले तो बोहर्स ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट को क्या कहते हैं, बोर्स ऑर्बिट कहते हैं। H एटम नहीं बदले, जब तक परमाणु नहीं बदलेगा तब तक परमाणु संख्या नहीं बदलेंगे। हाइड्रोजन का कहेगा पहला कक्षा तो ये Z यही, हाइड्रोजन का कहेगा 25वां कक्षा तो n बराबर 25 पर Z बराबर 1 ही रहेगा, याद रखना। तो K इक्वल टू क्या हो जाना है, 1 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और काइनेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रॉन टर्म में जो भी एनर्जी हो, चूंकि छोटी एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मापा जाता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कितनी वैल्यू होती है, कैसे आता है, ये मैंने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मींस फोटोन में आपको बता चुके हैं। क्लियर? तो के बराबर क्या हो गया यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इसको जूल में कन्वर्ट करें तो K इक्वल टू 13.6 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल, ये जूल। ठीक, काइनेटिक एनर्जी को याद रखेंगे पॉजिटिव में होता है। आइए देखते हैं अगला नंबर पोटेंशियल एनर्जी, फटाक से नोट कर लीजिए। अगला नंबर जो है चौथा नंबर पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए थोड़ी कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं और चलते हैं हम लोग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कहां से चलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखे थे डायपोल वगैरह में -K Q1 Q2 बाय R। याद है आपको? पोटेंशियल एनर्जी ये देखे थे Pe इक्वल टू माइनस नेगेटिव होता है, तो याद रखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बाद में लिख देंगे इसको। तो K इक्वल टू Q1 Q2 Q। यहाँ पर देखिए यदि एटम की बात करें, किसकी बात करें? एटम की, तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, इसकी चार्ज जो होती है Ze प्लस होती है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसकी चार्ज जो होती है वो E माइनस होती है, और यहाँ से जो इनकी त्रिज्या है वो क्या होती है? R होती है। तो यहाँ पर अपन Q1 इक्वल टू क्या ले लेते हैं? E, और Q2 इक्वल टू क्या ले लेते हैं? Ze प्लस लेते हैं, और डिस्टेंस क्या है? R है। क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज की कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर -K Q1 Q2 बचा R, ये जानते हैं। और इसी जानते हुए को हम लोग क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट को बैठाते हैं Q1 और Q2। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग Pe बराबर यदि हम लिखना चाहें तो क्या हो जाता है? K का K, Q1 का क्या लिखेंगे? E इंटू Ze बटा R। तो Pe इक्वल टू क्या हो जाना है? K Ze² माइनस में -K Ze² बटा R। इसको पकड़ करके आप रखेंगे, जरूरी है इसकी, क्या है? जरूरत है। क्लियर? समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहां पर देखिए R का वैल्यू रखते हैं। समीकरण 2 में R का मान रखने पर, समीकरण 2 में R का मान रखते हैं और Pe काउंट करते हैं -K Ze² बट R का वैल्यू देखिए n² h² जो ऊपर जाएगा 4π² m K Ze² हो रहा है। आइए P इक्वल टू हो जाना है -K Ze² K² e टू द पावर 4π² m बट n² h²। और कुछ आने वाला है नहीं, कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं, तो -Zn² इंटू K² e के पावर 4π² m बट h²। यहाँ पर निगेटिव, इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P इक्वल टू -Z² बटा n²। इसको मान लेते हैं अपन P0, उसको K0 कहते हैं, और इस कांस्टेंट को क्या मान लेते हैं अपन? P0 मान लेते हैं। ऐसा छपी नोट करें, फटाक से आगे बढ़ेंगे, इधर मिटाएंगे। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं और देखते हैं क्या हमें मिलता है। इसको मिटा रहे हैं।
देखिए उसी को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं तो Pe बराबर क्या निकल गया, Pe बराबर माइनस सर यहाँ वैल्यू लिखा था नहीं जी। जब इन सबको कैलकुलेट करते हैं, जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे, सबका वैल्यू पहले भी लिख चुके हैं, सबका वैल्यू कैलकुलेट करें, ये 4 पावर है, ये 4 मल्टीप्लाई है। जब इन सबका वैल्यू लिखेंगे तो अपन को P नॉट बराबर होता है -27.2 इलेक्ट्रॉन। कितना आता है? -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब Pe बराबर क्या हो गया, तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुना Z²। एक चीज याद रखिए, चाहे Ke हो या P, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है Z², चाहे Ke हो या P, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है n²। कक्षा की संख्या बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में घटता है और ये नेगेटिव में घटता है। एक चीज यहां पर देख लीजिए, नोट पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। एक लाइन और यहां पर देखिए, इसको मिटा रहे हैं। छोटी छोटी कहानी आ जाती है, कभी कदार ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं। ज्यादातर तो टोटल एनर्जी ही लेकर के पूछा है, काइनेटिक एनर्जी से तो आया नहीं ना पोटेंशियल एनर्जी से। अब यहां पर देखिए जरा होता क्या है, ले लेते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एटम की यदि बात कर लें तो Z = 1, और फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर लें तो N = 1। इसी को क्या कहते हैं, अपना बोर्स ऑर्बिट। बार बार हम बोर्स ऑर्बिट का नाम लिखते आ रहे हैं। -27.2 गुना 1 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर, तो P = -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि जूल में कहें तो P बराबर -27.2 गुना 10 के पावर 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। ये कहानी बनती है। Pe हमेशा किस में होता है, निगेटिव में होता है। ठीक, तो इनको आप नोट कर लीजिए। बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी इतना, क्लियर। तो इनको फटाक से आप नोट करें। इसके बाद जो है इसको इरेज कर देंगे और फिर अगला नंबर टोटल एनर्जी हेडिंग डालेंगे। फिर कैलकुलेट करते हुए आ गए हैं 5वें नंबर, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। अपन क्या करते हैं ना, टोटल एनर्जी को E से डिनोट कर लेते हैं। ऑर्बिट यदि बोले तो N, ऑर्बिट यदि बोले तो N नहीं। तो यहां पर हम En बराबर क्या जानते हैं, Ke + P, यही जानते हैं। En बराबर के, जस्ट कहे थे कि काइनेटिक एनर्जी में 2 नंबर का याद रखिएगा, तो 1/2 K ZE² बटा R आया था, प्लस माइनस K ZE² बाय R। जरा देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी में आया होगा समीकरण नंबर 2, और ये पोटेंशियल एनर्जी में आया होगा समीकरण नंबर 2। याद है ना? तो क्या हो जाएगा, En = यहाँ n है तो n ऑर्बिट आ जाता है, 1/2 K ZE² बाय R माइनस K ZE² बाय R। जरा गौर कीजिए, जरा गौर करेंगे, 1/2 ये आधा है और ये 1/2 में नहीं है, माने ये पूरा है। ये आधा है और ये पूरा है, तो पूरा में से आधा जाता है तो कितना, सॉरी आधा में से पूरा जाता है तो कितना बचता है, -आधा।
नहीं, ये आधा है, आधा में से पूरा को घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस आधा। तो ई एन बराबर क्या हो गया जी, माइनस आधा। तो 1/2 के जेड स्क्वायर बटा आर माइनस आर। समीकरण 1, समीकरण इसको कहो 1, इसको कहिए 2। तो समीकरण 2 में आर का मान रखने पर तो ई एन इक्वल टू -1/2 के जेड ई स्क्वायर बटे आर का वैल्यू देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऊपर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर ई एन, फिर तो वही आना है -1/2 के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 एम 4 पाई स्क्वायर बटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यही होना है ना, आ जाइए ई एन इक्वल टू -1/2, जो कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए इसको, -1/2 के स्क्वायर ई 4 एम 4 पाई स्क्वायर बटा एच स्क्वायर गुना जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। क्लियर, इसको अपन ई नॉट कह लेते हैं। तो ई एन बराबर माइनस ई नॉट गुना जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जब सब कुछ का मान रख उप करके कैलकुलेट करेंगे तो अपन को ई नॉट बराबर आएगा, फिर वही 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई नॉट बराबर आना है। फटाक से इनको नोट कर लीजिए। चलिए इनको नोट कर लिए। देखिए यहाँ पर जब नेगेटिव साइन हम दे ही दिए हैं तो ई नॉट बराबर यहाँ नेगेटिव साइन देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप पीछे पलटिए और यही काम किए होंगे जहां पर हम पी नॉट लिखे होंगे। तो जब इक्वेशन में हम यहाँ पर पी बराबर माइनस पी नॉट लिख ही चुके हैं तो पी नॉट बराबर यहाँ माइनस नहीं लगेंगे, उसको भी सुधार लेंगे, वहां से माइनस हटा देंगे, बाकी ठीक है। ठीक, इसको मिटाते हैं, थोड़ी आगे बढ़ने की हम प्रयास करते हैं इसी में। और यहाँ से एक आध क्वेश्चन भी पूछ लिया करता है। नेगेटिव है तो नेगेटिव में जब एनर्जी बढ़ रहा है तो मैंने एनर्जी वास्तव में घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यहाँ पर देखिए ई एन जो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर का, पर ई एन माने टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी नेगेटिव में होता है। तो नेगेटिव में हो रहा है तो एन स्क्वायर से बढ़ रहा है तो एनर्जी इसका मतलब घट रहा है। और एनर्जी जब घट रहा है तो वास्तव में ये नेगेटिव मान घट रहा है, वास्तव में एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नेगेटिव मान का घटना माने वास्तविक मान का बढ़ना, तो वास्तव में एनर्जी बढ़ रहा है। चलिए इस साइड अपन इरेज करते हैं, थोड़ी हाइड्रोजन एटम पर अपना जलवा दिखाते। नहीं यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां भी होगा क्या? अपना ही जलवा। चलिए देखिए आगे क्या कहते हैं। नहीं तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एटम, हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट बोले तो n इक्वल टू 1, बोले तो बोर्स ऑर्बिट, H एटम बोले तो Z इक्वल टू 1। बोरवा जो है ना वो सॉरी बोर्स महोदय वो किस पर लगाया था? ये हाइड्रोजन एटम पर, इसलिए बार बार लिखना पड़ता है, यही इनका तो डिमेरिट बन गया। तो क्या करेंगे? ई एन बराबर, अब तो सारे जहां भी होगा मेरा ही जलवा 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 जलवा। तो ई एन इक्वल टू ई एन क्यों? ई फर्स्ट ना,
ई फर्स्ट इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन एटम की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर से भैया E1 का मान तुम रख दो और Z का मान तुम ज्ञात करते चलो, तो N का मान जैसे जैसे बढ़ाओगे तो E का मान लगता है घट रहा है, पर निगेटिव में घटना वास्तव में एनर्जी क्या हो रहा है, अपलिफ्ट करना। तो समझ गए यहां तक, कोनो तकलीफ नहीं ना। आइए एनर्जी डिफरेंस देख लेता, उसी में हम लोग कवर कर लेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी को। गौर कीजिएगा, जरा गौर करना, छापिए। चलिए छठा नंबर लास्ट कैलकुलेशन है एनर्जी डिफरेंस। इसमें थोड़ी आयनन पोटेंशियल को भी देखना। यहां पर देखिए अपन En बराबर अभी तुरंत क्या निकाले हैं कि माइनस E0 Z² बटा N। यहां पर देखिए यदि हम E1 ले लें, क्या कर लें, E1 ले लें तो माइनस E0 Z तो वही रहेगा बट N1 का स्क्वायर हो गया, नहीं समीकरण के लिए एक। इसी प्रकार E2 यदि ले लें तो माइनस E0 Z² बट N2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इसको कह लीजिए समीकरण 2। अब यहां से आइए, हमें यदि डेल ई निकालना है तो हम हमेशा से क्या करते आते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम में से पहला को घटाते आ रहे हैं। तो E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। देखिए यहां पर क्या हो सकता है, डेल ई इक्वल टू E2 का मान बोलिए आप, E2 का मान बोलना है तो E0 माइनस E0 Z² बटा N2 का स्क्वायर माइनस E0 Z² बटा N1 का स्क्वायर। अब क्या करना है, डेल ई पुनः लेना है, यहां से माइनस ये प्लस हो जाएगा तो माइनस E0 Z² बटा N2 का स्क्वायर प्लस E0 Z² बटा N1 का स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर ले, डेल इक्वल टू E0 Z² बाय N1 का स्क्वायर माइनस E0 Z² बटा N2 का स्क्वायर। जो कॉमन लेने का होगा कॉमन ले लीजिए, E0 Z² बटा 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर, माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर। ये जानते हैं ना क्या होता है, डेली बराबर माइनस 13.6 Z² 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। और ये पूरा का पूरा वैल्यू किसमें आना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ई। ये डेल ई बराबर निकला है। इसको दो केस में देखेंगे, एक बार आयोनाइजेशन पोटेंशियल के रूप में और एक बार हाइड्रोजन एटम पर लगा लेते हैं। तो फटाक से इनको आप नोट कर लीजिए, फटाक से एनर्जी डिफरेंस फटाक से नोट करें। चलिए यहां को देखते हैं, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए लगाते हैं। इनको याद रखना जी, इनकी उपयोग करेंगे हम, इनका उपयोग करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, नहीं यूज करेंगे किसमें, माना अगले लेक्चर में इसी फार्मूला का हम क्या kरेंगे, उपयोग करने वाले हैं। याद रखना, क्या रखना, याद रखना। चलिए चलते हैं फॉर H एटम। कुछ नहीं करना है, H एटम यदि लिए ना तो Z इक्वल टू 1, तो डेल इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर। N1 है
कहां से, N2 है कहां तक, पहला से दूसरा तक, तो 1 से 2 तक, पहला से 5वां तक, कहां से कहां तक, याद रह जाएंगे ना, कहां से। और है क्या ये कक्षा की संख्या, नहीं तो पहले ही बता चुके हैं। चलिए देखते हैं जरा आयनाइजेशन पोटेंशियल। इधर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, नहीं इस फार्मूला को रखेंगे, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा हाइड्रोजन एटम पर ही लागू हो ये आवश्यक नहीं है। तो छठा नंबर दे दिए थे, 7वां नंबर दे दीजिए, नहीं नंबर दे दीजिए 7वां नंबर, आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए कहता है, परिभाषा याद रखेंगे, गैसीय अवस्था में किसी परमाणु के वाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने में आवश्यक ऊर्जा को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो चलिए इनको मिटाएं। तो कहानी यहीं फिर दोहराएंगे, कहां से निकालना है, नहीं N1 बराबर कहां से, हो सकता है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में हो, दूसरी कक्षा में हो, तीसरी कक्षा में हो, किसी में 5 गो कक्षा हो तो बाह्यतम कक्षा 5वीं हो, किसी में एक ही कक्षा हो तो बाह्यतम कक्षा 1 हो। और कहां तक ले जाना है, N2 बराबर कहां तक, तो ये जाएगा इनफिनाइट, अनंत पर भेजना है। कहां पर, यदि आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है तो कहां पर निकालना है आपको, अनंत पर निकालना है। किस पर निकालना है, अनंत पर निकालना है। तो जरा देखिए, तो डेल ई इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनाइट 1/इंफिनाइट 0, 1/अनंत कितना होगा 0, तो माइनस 0। तो क्या हो जाएगा, डेल ई इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर बट N1 का स्क्वायर। आप निकालना कहां से चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसी को यदि हम कहां कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई करें, फटाक से इनको नोट कर लीजिए, हम मिटाते हैं। चलिए ये आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालते हैं। तो यहां पर आप जानकारी के लिए क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, माना आई फॉर आयनाइजेशन, ये आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंस है। यदि इसी को आप हाइड्रोजन परमाणु पर अप्लाई करें, किस पर अप्लाई करें, फॉर हाइड्रोजन परमाणु, यहां से किस पर अप्लाई करना चाहें इनको हम, फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में वैसे जानकारी के लिए बता देते हैं N बराबर 1 होता है, नहीं बोर्स ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट N इक्वल टू 1। तो यहां पर देखिए डेल ई आई इक्वल टू क्या हो जाना है, -13.6 1 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर।
तो डेल ई आई बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु का आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनको फटाक से नोट कर लीजिए, इनको नोट कीजिए, तब तक हम इधर इरेज कर लेते हैं। नहीं, फटाक से नोट कर लीजिए और हेडिंग डाल दीजिए डिमेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल। आज बोर की कहानी जाने वाली है, खत्म होने वाली है, बहुत 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 कम कर दिया ये। अब इनको जाना मांगता है, क्या करना मांगता है? इनको जाना मांगता है। हेडिंग दीजिए, हेडिंग देना है डिमेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल। डिमेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल, और इसको क्या कह सकते हैं? ड्रॉबैक। ड्रॉबैक माने कहां ये असफल हो गया। ड्रॉबैक क्या क्या है इनका, देखिए इनके ड्रॉबैक को देखते हैं। मार्कर एक्सटेंड कर दिया जाए, इनके ड्रॉबैक को देखना है। क्या कहता है ड्रॉबैक? नंबर 1 जी, मार्कर में भरना है। चलिए देखते हैं डिमेरिट्स या फिर ड्रॉबैक। नंबर 1 कहता है यह केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मान्य है। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है? जिसके ऑर्बिट में एक वो इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, He प्लस Li++। इसके अलावा ये किसी पर भी लागू नहीं होता है। इसके लिए Z कितना लेंगे? 1, इसके लिए Z बराबर 2 और इसके लिए Z बराबर 3। कक्षा जो भी लेना है आपकी इच्छा। तो किसके लिए? यह केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मान्य है। कहिएगा सोडियम पर लगा ले, नहीं लगेगा। माने एकल कक्षा भी होनी चाहिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और सिंगल ऑर्बिट, इसको बेकार लिखेंगे नहीं। यदि ये कोई इलेक्ट्रॉन है तो याद कीजिए ना, ओम्स रूल को पहली कक्षा करेगा नहीं। नंबर 1, नंबर 2 की बात कर लें। फिर मैक्सवेल आ गया इसको तोड़ने के लिए। कहा भैया जब तुम कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमता है एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, ना ना ना, मैक्सवेल के अनुसार ये किसके अनुसार? मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऑर्बिट्स में कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये मैकेनिक्स को मानता ही नहीं है। चल दिया बोर बनाने के लिए। मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऑर्बिट्स में कांस्टेंट नहीं रहेगा, पर इन्होंने क्या कहा? एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। अगला नंबर नहीं, किसके अनुसार? समरफील्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर रोटेशन नहीं करता है। पाथ इलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्त। ये बात किसने कहे?
समरफील्ड का है कि ये जो बोर कह रहे हैं ना कि ये ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये ऐसे नहीं चलता है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है। ये बताया समरफील्ड, ये बताया बोर्स। किसने? बोर्स। समरफील्ड और बोर। सर्कुलर कहता है बोर, ये कहता है क्या होगा? इलिप्टिकल होगा, चिपटा होगा। माने कि एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस में चलेगा, ऐसे करके चलेगा। इलिप्टिकल और ऐसे चलेगा। ये किसने बताया? ये समरफील्ड ने। डिमेरिट्स देते जाइए, नोट करें। पहला, दूसरा, ये तीसरा होगा, तीसरा डिमेरिट। फटाक से इनको नोट कर लें। डिमेरिट से कते निकालो, नहीं निकालो है। क्या चलिए, चौथा नंबर का आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ, पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसकी व्याख्या बोर ने नहीं किया। किसकी व्याख्या नहीं किया? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। मैंने मैकेनिक्स को ये मानता ही नहीं है। इतना बड़ा महान हो गया ये बोरवा, मैकेनिक्स को नहीं मानेगा। अरे बड़े बड़े भूत को मानना पड़ता है, मैकेनिक्स मानेगा नहीं, मानना पड़ेगा। कहता है, आगे कहता है, revolving electron produce magnetic field। इसको कहते हैं हम लोग जीमन इफेक्ट। इसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां फिर लिखेंगे, इसका व्याख्या नहीं किया। किसने नहीं किया?
इस साइड मिटाएं इसको। चलिए 5वां नंबर इधर नोट कर लिए, नहीं कर लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5। 5 नंबर 6 नंबर में देखते हैं क्या कहता है। कितना नंबर? इन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन के फाइन स्ट्रक्चर, सूक्ष्म स्ट्रक्चर का व्याख्या नहीं किया। किसका नहीं किया? इन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन के फाइन स्ट्रक्चर का व्याख्या नहीं किया। कमा नंबर देख लें, 7वां और अंतिम देख लेते हैं। कितना इसको हम परेशान करेंगे, नहीं कितना परेशान करेंगे। इन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन की व्याख्या नहीं की। इन्होंने देखिए क्या कहता है। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, रिवॉल्व करता है, वो रेडिएशन नहीं छोड़ता है, पर इसकी भी व्याख्या सही नहीं की। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन emits रेडिएशन परंतु इसकी व्याख्या बोहर ने नहीं किया। बस बोर्स का मॉडल यहीं पर हो रहा है समाप्त। नहीं तो आइए हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5। तो हम ले रहे हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा। खुश रहें, सुखी रहें, घरे रहें और पढ़ाई करते रहें। लेकिन जाते जाते एक रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखें, ऑनलाइन देखें, मित्रों में शेयर करें। यदि अच्छा लग जाए, समझ में आ जाए तो कमेंट करें, नहीं भी आए तो पर भी कमेंट करें कि क्या क्या पढ़ा करके चल रहे हैं, कुछ समझ में आता नहीं तो एक सुंदर से कमेंट अवश्य करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मित्रों से भी रिक्वेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।